नाज़रीन, अली बुखारी और कानून और आप हर मंडे की शाम की तरह आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सलाम करता हूं और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले कुछ अपडेट्स के साथ। अपडेट्स जैसा मैं हमेशा जिक्र करता हूं कि अपडेट्स ऐसे होते हैं कि जो कुछ होम ऑफिस वेबसाइट के होते हैं अपडेट्स, जिनको सिर्फ हम ऑपरेशनल चीज़ों में गिनते हैं, और कई अपडेट्स होते हैं जो हमारे केस लॉ के ऊपर होते हैं। अब इस हफ्ते केस लॉ का काफ़ी मज़े की अपडेट्स आई हुई, काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आई हुई हैं। आज मुझे वो आई मस्ट से थैंक यू, मुझे जो मेरे इन्फॉर्मेंट्स चीज़ें भेजते रहते हैं। कपाड़िया साहब ने मुझे एक टेक्स्ट मैसेज भेजा जिसमें उन्होंने मुझे तस्वीर भेजी उस एक्सट्रैक्ट की जो अखबार में था, आज के डेली एक्सप्रेस में था मेरा ख्याल है, कि जिसके अंदर वो जो मिनिस्टर हैं टेरेसा मे, उनकी तरफ से कहा गया था कि जजेस, जो यूके जजेस हैं, वो ह्यूमन राइट्स लॉ को कुछ ज़्यादा ही अहमियत देते हैं और बिल्कुल वो आउट ऑफ बाउंड्स हुए हैं और उनके ऊपर कोई बाउंड्रीज नहीं रखी। मैंने जब वो चीज़ पढ़ी तो मुझे बहुत एहसास, एक वो हैरानगी भी हुई, एक तरह से आप कह लें थोड़ा सा गुस्सा भी आया। और क्योंकि जब हम लोग कानून की बात करते हैं, जब मैंने कानून पढ़ना शुरू किया था तो उस वक्त हमें एक चीज सिखाई गई थी शुरू में कि देयर आर 3 लिम्स ऑफ अ गवर्नमेंट। 3 हिस्से होते हैं गवर्नमेंट के, जिन हिस्सों को एक दूसरे के साथ कभी भी इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। अब उसमें क्या होता है, एक एग्जीक्यूटिव है, एक लेजिस्लेचर है और एक जुडिशरी है। एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब होता है, जो आपकी सारे सिविल सर्वेंट्स हैं, जो आपकी गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं, जो आपकी पुलिस है, वो सारे आपके एग्जीक्यूटिव में आ जाते हैं। जो लेजिस्लेचर आता है वो आपकी पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट का काम होता है कानून बनाना, कानून को किस तरह से पेश करना है, कानून क्या होना चाहिए, क्योंकि वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। पार्लियामेंट का काम है कानून को बनाना और उस कानून को एक लॉ की वैल्यू देना, यानी उसको इंटरप्रेट करना, यानी उसके मानी निकालना कि कानून किस तरह से अप्लाई होना चाहिए, वो काम जजेस का होता है, जुडिशरी का होता है। सो मेरे नजर में ये टेरेसा मे की तरफ से ये जो स्टेटमेंट आई है कि जी जो जजेस हैं वो कुछ ज्यादा ही अपने वो टांगे फैला रहे हैं अपनी चादर की बसात से ज्यादा, और ह्यूमन राइट्स को ज्यादा ही वैल्यू दे रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इट्स एनी ऑफ हर बिजनेस। उनको बिल्कुल इस चीज में कुछ बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि या बोलना है तो अपने ओपिनियन की बात करें, लेकिन ये चीज क्योंकि वो इमिग्रेशन मैटर्स के साथ डील करती हैं, उनका ये कह देना मेरी नजर में अच्छा नहीं है, मुझे पसंद नहीं आया बिल्कुल। लेकिन एनीवे जिस वजह से मैं इसका जिक्र कर रहा हूं अभी वो ये कि आज ही मैं आपके साथ 2 केसेस और डिस्कस करना चाहता हूं जिसमें हुकूमत की जो पॉलिसीज लाई गई हैं और जो कानून लाए गए हैं उनको इंटरप्रेट करने के लिए और ह्यूमन राइट्स के कानून के साथ इंटरप्रेट करने के लिए जजेस ने कुछ और अच्छा काम किया है। पहला केस जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं वो है टीनी ज़ारे के नाम से। टीनी ज़ारे का जो केस आया है अक्टूबर 2011 का केस है। बहुत रीसेंट डिसीजन, अभी पिछले हफ्ते का या इसी हफ्ते का डिसीजन है, और वो पिछले हफ्ते का डिसीजन है, जिसके अंदर सेक्शन 55 जो बच्चों से रिलेटेड चीज होती है, सेक्शन जो हम आर्टिकल 8 की बात करते हैं उससे रिलेटेड बातें आई हैं बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अब मेरा ख्याल है कि कोई भी जो केस आप बच्चों की तरफ से प्रेजेंट करेंगे, जिस केस के अंदर भी कोई रिप्रेजेंटेशंस आपने करनी है आर्टिकल 8 की बच्चों के लिए, उसके लिए आपको टीनी ज़ारे का जरूर जिक्र करना पड़ेगा, बिकॉज इसके अंदर जो गाइडेंस दी गई है जज की तरफ से, कोर्ट ऑफ अपील का डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, अब इसके अंदर जो गाइडेंस दी गई है वो इतनी अच्छी है और इतनी क्लियर है कि उसको हर किसी को फॉलो करना चाहिए। इसमें तो बल्कि यहां तक है कि जो उन्होंने जिन चीजों का जिक्र किया है कि कानून में किन किन चीजों को देखना चाहिए, अब सेक्शन 55 का मैं जिक्र करता हूं, जो सुनने वाले रेगुलर सुनने वाले हैं वो जानते होंगे। सेक्शन 55 बॉर्डर्स एंड सिटीजनशिप एक्ट का हिस्सा है, जिसके अंदर ये चीज कही गई है कि बच्चों के जब भी केसेस आप देखें, उन केसेस के अंदर आपको ये देखना है कि क्या इनको प्रॉपर कंसिडरेशन दी गई, इनके जो बेस्ट इंटरेस्ट हैं क्या उनको देखा गया, बच्चों के केसेस के अंदर क्या क्या चीजें हैं जिनको आपने अपने सामने रखना है इससे पहले कि आप ये फैसला करें कि इन बच्चों को आपने यूके से निकालना है या उनकी फैमिली को साथ निकालना है। अब जो सीधा इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें से मैं पहले उनका जिक्र कर दूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे इसमें जो अच्छी लगी है वो ये कि इसके अंदर जब वो जिक्र किया जा रहा है बेस्ट इंटरेस्ट का, तो वहां पे उन्होंने अब बड़ा क्लियरली कहा है कि इट इज अ प्राइमरी कंसिडरेशन। प्राइमरी कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है कि जी सबसे पहले जिस चीज को आपने देखना है इस तरह के केसेस में, वो आपने देखना है कि बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट क्या है। अब मैं बहुत डिटेल में इसमें नहीं जा सकता, लंबी जजमेंट है, काफी सारी गाइडेंस है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं उनका जिक्र जरूर करूंगा।
हमेशा एक चीज हम कानून में सुनते आते हैं कि जी पैरामाउंट इंपॉर्टेंस क्या है और प्राइमरी इंपॉर्टेंस क्या है, या पैरामाउंट कंसिडरेशन क्या है और प्राइमरी कंसिडरेशन क्या है। प्राइमरी का मतलब होता है कि आपने सबसे पहले जिस चीज को देखना है। पैरामाउंट का मतलब है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब इन केसेस में ये जज ने बिल्कुल क्लियर किया है कि पैरामाउंट कंसिडरेशन नहीं है ये बच्चों के बेस्ट इंटरेस्ट को देखना, पैरामाउंट नहीं है। पैरामाउंट का मतलब उसके आगे और कोई चीज काम नहीं कर सकती। प्राइमरी कंसिडरेशन है, स्टार्ट आपने यहां से करना है कि इसको बिल्डअप करो। अगर बच्चा यहां पे काफी अरसे से रह रहा है, बच्चे के जो क्वालिटी ऑफ टाइम उसने यहां पे गुजारा है वो इस तरह का है कि जिनको आपको कंसिडर करना पड़ेगा, तो उन चीजों को आपको डेफिनेटली इसमें देखना होगा और वो सबसे पहले देखना होगा। उसके बाद देखें और कोई ऐसी चीजें हैं जो इनको डिस्पेल करती हैं तो बहुत अच्छा होगा। इसके ऊपर रिनेसांस चेंबर्स की वजह से की तरफ से बहुत अच्छी कमेंट्री आई हुई है। रिनेसांस चेंबर्स एक ऐसे चेंबर्स हैं जहां से कि बहुत अच्छे इंफॉर्मेशन इमिग्रेशन के ऊपर निकलती रहती है और उनके लेक्चर्स भी चलते हैं, सारा कुछ चलता है। मैं अक्सर यहां से इंफॉर्मेशन निकालता हूं, तो इसलिए आई वांट टू एक्नॉलेज दैट एंड आई वांट टू थैंक यू। लेकिन यहां पे जो मैं अभी बात कर रहा हूं इन केसेस के अंदर, जब आप इस कमेंट्री को भी देखें या आप जो जनरल जो जज की तरफ से इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है, जो उसने जो गाइडेंस दी है, उसमें उसने नेशनैलिटी का जिक्र किया कि बच्चे की नेशनैलिटी को देखना जरूरी है। अगर एक बच्चा ब्रिटिश है और वो यहां पे रह रहा है और उसके साथ उसके पेरेंट्स हैं या एक पेरेंट है जिसको वापस भेजा जा रहा है, जिसके साथ कहा जा रहा है कि जी पूरी फैमिली को मूव करना चाहिए एक्सेट्रा, उन सब चीजों में भी इस चीज को देखना है कि जी एक ब्रिटिश बच्चा अगर यहां से निकाला जाता है या उसको जाना पड़ता है, या जैसा होम ऑफिस की तरफ से अक्सर रिफ्यूजल लेटर्स में कह दिया जाता है कि जी आप सारे इकट्ठे मूव हो सकते हैं, कोई ऐसी वो इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स नहीं है, जो कि अब सही टेस्ट भी नहीं है, महमूद का टेस्ट बहुत देर का खत्म हो चुका है। ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिनको आप कंसिडर करना पड़ेगा। और जो सबसे अच्छी चीज मुझे इसमें लगी जो इस गाइडेंस में कहा गया वो ये कि अगर आपकी एप्लीकेशन में वो इंफॉर्मेशन नहीं भी है, तब भी होम ऑफिस को उस सारी इंफॉर्मेशन को कंसिडर करना है जिसको कंसिडर किया जाना चाहिए। और किस हद तक वो गए हैं, जिससे कि हम सब हैरान होंगे आई एम श्योर, वो ये कि उन्होंने कहा कि जी आप इसमें थर्ड पार्टीज को इन्वॉल्व करें, इसमें आप जो बच्चों के लिए सोशल वेलफेयर वाले हैं उनको इन्वॉल्व करें, बच्चों के स्कूल को इन्वॉल्व करें, अगर चर्च इन्वॉल्व है, मस्जिद इन्वॉल्व है, मंदिर इन्वॉल्व है, गुरुद्वारा इन्वॉल्व है, उनको इन्वॉल्व करें। वहां से पूछें कि जी बच्चे की क्या यहाँ पे वो इन्वॉल्वमेंट है इस मुल्क के साथ, क्या उसको यहां से निकाला जाए तो क्या वो ठीक रहेगा, कोई उसको प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। इन सब चीजों के लिए आपको इन सब जगहों से इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। यहां तक कहा गया है कि इन केसेस में आप बच्चे से खुद भी पूछें, अगर बच्चे की उम्र इतनी हो चुकी है कि द चाइल्ड इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग एन ओपिनियन, यानी कि बच्चा इस उम्र तक पहुंच चुका है कि वो अपनी समझ बूझ से आपको जवाब दे सकता है, तो उसको भी इंटरव्यू करो, उसके पेरेंट्स को इंटरव्यू करो, तमाम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके ओनली देन आप सेक्शन 55 की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर सकते हैं। अब मजे की बात कहां पर आती है, जहां पे मुझे इस चीज का मजा आ रहा है और इस केस का मजा आ रहा है, वो ये कि अभी तक जो होम ऑफिस के डिसीजंस आते हैं उसके अंदर क्या कह दिया जाता है, सारा कुछ करने के बाद जो उन्होंने अपनी वो एक स्टैंडर्ड वो चीज मारनी होती है, उसमें वो जो स्टैंडर्ड केसेस हैं, चिकवम्बा का होता है, VW युगांडा होता है, हुआंग का जिक्र करते हैं, बेकोबेट्स का जिक्र करते हैं, इन सारे केसेस के उन्होंने स्टैंडर्ड अपने बनाए हुए, वो स्टैंडर्ड पैराग्राफ्स डाल के आखिर में कहते हैं एंड वी हैव आल्सो कंसिडर्ड सेक्शन 55 बच्चों के लिए, और उसके मुताबिक सारा कुछ कंसिडर करने के बाद भी हमारे मुताबिक इसका यहां कुछ नहीं बचता। इतनी सी चीज डाल के उसके बाद बच्चे का सारी लाइफ को खत्म कर देते हैं और कहते हैं जी उठाओ सामान तो वापस जाओ। अब इस केस के बाद वो ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज अब उनके ऊपर जो ड्यूटी जिसको वाजे किया गया है कि इस ड्यूटी का मतलब क्या है, आपने इस ड्यूटी को किस तरह एक्सरसाइज करना है, उसमें ये सारी चीजें आई हैं। सो दिस मेक्स इट अ लॉट मोर इंटरेस्टिंग, बिकॉज अब ये है कि हमारे जैसे प्रैक्टिशनर्स जो ये केसेस दिन रात या एवरीडे कर रहे होते हैं, हम कब से कहते आ रहे हैं कि इन सारे कंसिडरेशंस को देखना चाहिए, और अब एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आ गई है जो कहता है कि जी आपने इन चीजों को देखे बगैर अपनी सेक्शन 55 की ड्यूटी कंप्लीट नहीं करनी। सो इसलिए अब होम ऑफिस को इन सब चीजों को देखना पड़ेगा, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं, उम्मीद करता हूं कि होम ऑफिस जब इन चीजों को करेगा और इन चीजों को देखेगा तो बहुत अच्छी पेशरफ्त होगी इसके अंदर और बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकलने शुरू होंगे। बिकॉज अभी जो रिजल्ट्स होते हैं फ्रैंकली होम ऑफिस के डिसीजन मेकिंग बहुत बुरी है, क्योंकि उनकी जो डिसीजंस बहुत जो स्टैंडर्डाइज्ड डिसीजंस आते हैं उससे बच्चों के इंटरेस्ट को बिल्कुल नहीं देखा जाता। और अक्सर मैंने ऐसे देखा, जिसकी वजह से मैं हमेशा कहता रहता हूं गिव अप नहीं करना। अगर एक केस आपने डाला, अब मुझे अक्सर लोग कहते हैं
कोई नया क्लाइंट आता है, आगे बताते हैं जी मैंने एप्लीकेशन डाली, वो तो जी रिफ्यूज हो गई, अब हम क्या कर सकते हैं। मैं कहता हूं भाई क्या करने की बात नहीं है, आप फाइट करो उसको आगे। जब तक आप फाइट करते रहोगे, लड़ने वाले बनो, क्योंकि जब तक आप लड़ने वाले नहीं बनोगे, यहां से आपको वो नहीं मिलना जो आप लेना चाहते हो। और अक्सर ये होता है 2, 3, 4 दफा भी हमें रिप्रेजेंटेशंस करनी पड़ती हैं, एप्लीकेशंस करनी पड़ती हैं, और फिर जाके स्टेटस मिल जाता है, क्योंकि हम लड़ रहे होते हैं। अगर आप पहली दफा करके छोड़ दोगे उसको, या पहली दफा करके सीधा हाईकोर्ट चले जाओगे, जहां से इनकार हो गया तो कुछ नहीं कर सकते, उसका कोई फायदा नहीं। सो इसलिए मैं कहता हूं लड़ने वालों बनो होम ऑफिस के साथ, हाईकोर्ट के साथ नहीं। हाईकोर्ट के साथ लड़ना सिर्फ तब है जब आपके पास कोई बहुत स्ट्रॉन्ग चीज हाथ में हो, जिस तरह से अब ये केस आया है टिनीजारे का, जिसमें जो गाइडेंस दी गई है, अब अगर होम ऑफिस अपनी गाइडेंस को फॉलो नहीं करता, इस गाइडेंस को फॉलो नहीं करता, और फिर भी धड़ाधड़ वो स्टूपिड डिसीजंस करते जाते हैं, तो फिर आप हाई कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकते हो टिनीजारे की रोशनी में। सो ये एक बहुत अच्छी चीज है। इसके अलावा जो एक और केस, बड़ा अच्छा केस आया है जिसकी मैं जरूर जिक्र करना चाहता हूं, वो है NA ईरान वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द होम डिपार्टमेंट। ये भी 2011 का है, और इसका भी मैं जिक्र इसलिए करना चाहता हूं कि इसके अंदर उन्होंने पूरी डिस्कशन की है फैमिली रिटर्न्स पॉलिसी की। अब फैमिली रिटर्न्स पॉलिसी का मैं पहले कई दफा जिक्र कर चुका हूं, मैं बता चुका हूं कि अब जो होम ऑफिस की पोजीशन और जो इस नई गवर्नमेंट ने आके, मेरा ख्याल है इमिग्रेशन से रिलेटेड एक जो अच्छा काम किया था, उन्होंने कहा था हम बच्चों को डिटेन नहीं करेंगे, यानी जो फैमिली बच्चों के साथ है उनको डिटेन नहीं किया जाएगा, जो अभी तक नहीं किया जा रहा। लेकिन उन्होंने जो यहां पे अपना सिस्टम निकाला, उन्होंने कहा कि जी इसमें हम एक प्रोसेस बना देंगे। उस प्रोसेस का मतलब क्या होगा? सबसे पहले डिसीजन किया जाएगा कि यस ये फैमिली है जिसको अब यहां से हमने निकालना है, इनका यहां पे कोई स्टेटस नहीं है, इन्होंने कोई और एप्लीकेशन नहीं डाली, इनकी कोई आउटस्टैंडिंग रिप्रेजेंटेशंस नहीं रहती, इसलिए अब इस फैमिली को यहां से निकालना है। अब उस पर वो आपके साथ एक मीटिंग करेंगे, आपको एक लेटर आ जाता है कि जी फलानी तारीख को आप अपने बच्चों को लेके, अपने सारे ID डॉक्यूमेंट्स लेके हमारे पास आ जाए, हमने आपके साथ बात करनी है। लोग अक्सर डर जाते हैं, वो जी बिठा लेंगे, ये हो जाएगा, बिठाएंगे नहीं, बिकॉज ये अभी उनकी पॉलिसी में नहीं है। उन्होंने बैठ के आपके साथ डिस्कशन करनी है कि आपको वापस भेजना चाहते हैं, किस तरह से जाना पसंद करेंगे। बेसिकली वो देखना ये है कि जी इज्जत से जाना चाहते हो कि उठा के फेंके आपको। सो वो आपसे डिस्कस करते हैं कि जी कोई केस आपका नहीं रह गया, यही ऑप्शन है आपके पास, आप खुद वापस चले जाएं अपनी मर्जी से, और आपको टाइम दे दिया जाता है कि जी आप अपनी मर्जी से खुद चले जाएं, हमें बता दें आप कब जाना चाहते हैं। अब आप आगे से नहीं जाते, अब वो नेक्स्ट स्टेज जो करते हैं वो कहते हैं अच्छा जी अब आप खुद नहीं जाना चाहते तो हम आपको अब ये कहते हैं कि ये आप हेल्प ले सकते हैं, इनसे IOM से हेल्प ले सकते हैं, इनके साथ डिस्कस कर लें। आप फिर भी नहीं करते, फिर वो कहते हैं तीसरी स्टेज पे आके कि जी देखें अब आपको हमने प्यार से कहा, मान जाओ, नहीं मानते, कोई फ्लाइट नहीं बुक कराते, हम आपकी फ्लाइट बुक कराते हैं, फलानी डेट की आपकी फ्लाइट होगी, फलानी टर्मिनल से, फलानी एयरलाइन से, आपने इस टाइम पे वापस चले जाना है। आप सेल्फ चेक इन कर सकते हैं, आप खुद वहां पे पहुंच जाएं, खुद ही जहाज से बैठें और चले जाएं वहां से। अब आप उस पे भी नहीं जाते, अब वो कहते हैं कि जी अब हम अपना आखिरी हरबा इस्तेमाल करेंगे, जहां पे ये करेंगे कि आपको अब आके हम बिठाएंगे अपने पास, और आपको हम किसी इमिग्रेशन रिसेप्शन सेंटर में लेके जाएंगे। अब उसको डिटेंशन सेंटर नहीं कहते, हम रिसेप्शन सेंटर में लेके जाएंगे, जहां बच्चों के लिए बहुत अच्छे सारी फैसिलिटीज होंगी, ताकि वो बुरा फील ना करें, उनके इंटरेस्ट हर्ट ना हो, और फिर हम आपको वहां से उठा के वापस भेज देंगे। सो आइडिया जो है वो सारा का सारा ये है कि जी आपको हमने निकालना तो है, सो अब जो निकालने का हमारा तरीका होगा हम उस तरह से आपको निकालेंगे। सो अब आप ये करते हैं कि आप नहीं मानते तो वो आपको जबरदस्ती उठा के निकालते हैं वहां से। इस केस में जो चीज कही गई है, जो NA ईरान में कहा गया, उन्होंने कहा कि जी इस सारे सिस्टम को तो आपने बना दिया, इसमें आपने सेक्शन 55 की कंसिडरेशन किधर डाली? क्या आपने ये किया कि आपने बच्चों के लिए सेक्शन 55 को प्रॉपर्ली कंसिडर किया? और अगर नहीं किया तो उसके सेफगार्ड्स क्या हैं? सो अब इस केस में कहा गया है कि अगर आप सेक्शन 55 की कंसिडरेशंस नहीं करते और वो सब शेयर नहीं करते, तो आपको निकालना यहां से, या इस फैमिली रिटर्न पॉलिसी को हम अनलॉफुल करार देंगे और इसको चैलेंज किया जा सकता है। सो अच्छी बात यह है इस केस की कि इसके अंदर उन्होंने फिर कहा गया है होम ऑफिस को कि आप नजरसानी करें इस चीज के ऊपर, दोबारा देखो इस चीज को कि क्या आपकी पॉलिसी कानून के मुताबिक है, क्या वो चीज ठीक है, क्या बच्चों को निकालना यहां से सही है, उसमें उनकी प्राइमरी कंसिडरेशन क्या है, पैरामाउंट कंसिडरेशन क्या है, उनके अपने इंटरेस्ट क्या है। यानी जिस केस की हम अभी बात कर रहे थे
टीनीज आरे के अंदर जो जो सारे पॉइंट्स बताए गए उन सब पॉइंट्स को कंसिडर किया जाए. सो ये सारी चीजें अब ऐसी आ गई हैं कि जो एक सिस्टम को बढ़ा सकती हैं और लंबा उसको खींच भी सकते हैं और आपके फायदे में भी वो चीज रह सकती है. बिकॉज अब आपके टीचर्स, बच्चों के जो टीचर्स हैं, बच्चों के जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, ये सारे फैक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं और उन सबको प्रॉपरली कंसिडर करना लाजमी हो गया. मेरा ख्याल है जी काफी बोल लिया मैंने इन केसेस के ऊपर. अब अपने सवाल जवाब की तरफ चलते हैं. मैंने आज ज्यादा टाइम इसलिए लगा दी कि दो केसेस इतने अच्छे हैं कि इनका बहुत इफेक्ट पड़ेगा और बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा केसेस के ऊपर जहां पे भी बच्चे इन्वॉल्व हैं. और एक और चीज जो चीनी जारे के अंदर जिसका जिक्र आया है, जो कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूं, उन्होंने सिर्फ लीव टू रिमेन की बात नहीं की, उन्होंने उसमें इंडेफिनिट लीव की भी बात की है. सो जो मेरी रीडिंग उसको देख के बन रही है वो ये बन रही है कि इसमें पूरा पूरा चांस बन सकता है कि आप जब अप्लाई करें बच्चों के बेस पे और आप कहें कि जी सेक्शन 55 की रिक्वायरमेंट्स अगर आप देखें तो इन बच्चों को यहां पे स्टेटस मिलना चाहिए, तो आप इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं. क्योंकि इस केस में इंडेफिनिट लीव का जिक्र किया जा रहा है. अगर बच्चे अभी यहां पे सेटल्ड हैं और उनके लिए यहां पे रहना अच्छा है तो उनको अगर डिस्क्रिप्शन लीव 3 साल की दे दी जाती है और उसके बाद कहा जाता है कि जी अब आपको कोई स्टेटस नहीं, दोबारा अप्लाई करो, व्हाट्स द पॉइंट? अगर आपको अभी ठीक लग रहा है 3 साल के बाद तो वो और एडजस्ट हो चुके होंगे. सो इसका मतलब अभी उनको इंडेफिनिट लीव मिल जानी चाहिए. सो कंसिडरेशन क्या होनी चाहिए कि इस वक्त आप केस को देखो, इसमें देखो कि उनको इंडेफिनिट लीव बनती है कि नहीं, और या इंडेफिनिट लीव दो या रिफ्यूज करो. अगर रिफ्यूज करते हो तो वो अपील करेंगे, उसको चैलेंज करेंगे और देखेंगे कि आपने सेक्शन 55 को प्रॉपर्ली अप्लाई किया कि नहीं इन लाइट ऑफ द गाइडेंस फ्रॉम टीनीज आरे. ऑलराइट जी, सवाल जवाब की तरफ चलते हैं. पहली कॉल लेते हैं जी. हेलो. हेलो जी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी मेरे को कुछ पूछना था आपसे. बताए. मेरे हस्बैंड जो 2000 में यहाँ इंडिया से इंग्लैंड आए थे, ने फिर मैं और मेरे 2 बच्चे इंडिया से यहाँ इंग्लैंड आए थे लीगली जी. फिर ऐसा हुआ कि 2005 में मेरे हस्बैंड और कंट्री में चले गए जहाँ पे उनका कुछ प्रॉब्लम आया, तो उनको वहाँ से डिपोर्ट करके इंडिया वापस भेजा गया. किसी और कंट्री से? जी. अच्छा. इंडिया इनको वापस डिपोर्ट किया. फिर 2 साल के बाद ये वापस इंग्लैंड आ गए. ठीक. फिर बाद हम कुछ अरसे से साथ में रहे, फिर थोड़ा हमारा प्रॉब्लम आया तो फिर हम सेपरेट हो गए हैं. अभी हमारा यहाँ आने के बाद मेरे को तीसरा बच्चा हुआ है, लड़का, तो वो अभी 7 साल का है. तो अभी फिर जब हम सेपरेट हो गए हैं तो मैं और मेरे 3 बच्चों ने अप्लाई किया है ह्यूमन राइट्स में. अभी 3 मरतबा हमें रिफ्यूज किया है. अच्छा. वजह ये है कि इनका यूं कहना है कि मैं और मेरे हस्बैंड साथ में रह रहे हैं. तो अभी फिलहाल मेरा बड़ा लड़का जो है 6 साल का था जब यहाँ पे आए, तो अभी 14 इयर्स का हो गया. तो क्या मेरे और मेरे बच्चों का यहाँ पे स्टे हो सकता है? और ये भी बताना है आपको एक चीज के अभी फिलहाल मैं एवरी 2 वीक साइन पे जा रही हूँ, जहाँ पे इन्होंने मेरे छोटे बच्चे के लिए उसकी डॉक्यूमेंट्स, बर्थ सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स मांगी है जी, जो उनको रजिस्टर कराना है इंडिया पे. तो मेरे को सिर्फ ये जानना है कि क्या मेरे बच्चों के साथ मेरा यहाँ पे राइट्स हो जाएगा? ओके, चलो मैं बताता हूँ, आप गौर से सुने. आपने पता नहीं पहले मेरा सारा अभी जो मैं इतनी देर से बता रहा था शो में आपने सुना कि नहीं? क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ वो सब कुछ आपके ऊपर ही तो अप्लाई होता है. ये टीनीज आरे केस जो आया है ये आपके ऊपर डायरेक्टली अप्लाई होता है. एनए ईरान आपके ऊपर डायरेक्टली अप्लाई होता है. आपके बच्चों को यहाँ पे रहते हुए आपने बताया कि आपका बड़ा बेटा 6 साल का था और अब 14 का हो गया. यही तो वो बात है जिसके ऊपर मैं चल रहा हूँ कि 6 साल का जब वो बच्चा आया था तो ठीक है उसने अपने इनिशियल 6 साल कहीं और गुजारे, लेकिन 6 साल के बाद से जब से उसने स्कूल जाना शुरू किया, जब से उसने यहाँ पे अपने फ्रेंड्स बनाने शुरू किए, जब से उसने प्रॉपरली पढ़ना शुरू किया, प्रॉपरली माँ बाप से अलहदा होके स्कूल में सारा टाइम गुजारना शुरू किया, टीनेजर बना, ये सारा टाइम उसने यूके में गुजारा है. सो अगर उसके इंटरेस्ट को देखा जाए, आई एम श्योर कि जब आप उसको देखें तो वो यहाँ के बच्चों की तरह ड्रेसअप होता होगा, यहाँ के बच्चों की तरह बोलता होगा, उसका एक्सेंट वैसा होगा. हो सकता है वो जो स्पाइकी हेयर स्टाइल्स बनाते हैं उस तरह का स्पाइकी हेयर स्टाइल बना के फिरता हो जो कि यहाँ के बच्चे करते हैं, बिकॉज आपने उसको यहाँ पे पाला है. अब उसने अगर 8 साल यहाँ पे गुजार लिए हैं, इट्स ए वेरी लॉन्ग टाइम. अब वो 8 साल की बेस पे आप उसको यहाँ पे स्टेटस देंगे, क्योंकि
ساری کے سارے جو فیکٹرز ہم جن کا ذکر کرتے ہیں سیکشن 55 کے اندر، ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کے بیسٹ انٹرسٹ میں کیا ہوگا. اب اس کے بیسٹ انٹرسٹ میں یہ ہوگا کہ اب وہ اپنے GCSEs کی طرف جا رہا ہوگا، اب اس نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنی ہے، ایجوکیشن کی طرف آگے جانا ہے، کریئر پلاننگ کرنی ہے. اب اس سٹیج پہ اگر اس کو یہاں سے نکال کے آپ کہیں اور ڈالتے ہو تو اگین دس ول بی رانگ، یہ اس کے بیسٹ انٹرسٹ میں نہیں ہوگا. اب آپ آرٹیکل 8 کے مطابق دیکھیں، آرٹیکل 8 کیا کہتا ہے؟ ایک چیز جو ٹیکنیکل چیز ہے اکثر لوگ مس کرتے ہیں وہ یہ کہ آپ نے دیکھنا کہ جی آرٹیکل 8 کو جب آپ نے دیکھنا کہ اس میں انٹرفیئرنس ہو رہی ہے اور اس کی جسٹیفیکیشن اور پروپورشنالٹی اینڈ ایوری تھنگ، وہ سب کچھ کب ہے؟ وہ آج ہے. اگر آج ایک بچے کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے، از اٹ پروپورشنل انڈر دا سرکمسٹانسز کہ بچے کو نکالا جائے یہاں سے؟ از اٹ جسٹیفائڈ انڈر دا سرکمسٹانسز کہ بچے کو آج نکالا جائے؟ سو ایک بچہ جو ابھی اپنے وہ ایجوکیشن کمپلیٹ کر رہا ہے، اپنے امپورٹنٹ کسی سٹیج پر آیا ہوا ہے، اس کو اگر آپ اس وقت یہاں سے نکالیں گے تو اس کی زندگی پہ کیا اثر پڑے گا؟ یہ سارے فیکٹرز دیکھتے ہوئے ہی تو سیکشن 55 کو لایا گیا. اور سیکشن 55 کی جو آج میں جس کیس کے بارے میں ٹین اظہارہ کے بارے میں بات کر رہا تھا وہ سارا کچھ اسی کو تو ڈیل کر رہا ہے. سو یس، آپ کو جو میں جواب دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بالکل آپ کا کیس ہو سکتا ہے اگر پراپرلی اس کو فائٹ کیا جائے. اس کے اندر جو سارے فیکٹرز ہیں، جو پریپریشن ہے، وہ پریپریشن بہت زیادہ چاہیے آپ کی طرف سے. سوشل ورکرز کو انوالو کریں، ٹیچرز کو انوالو کریں، ریلیجس لیڈرز کو انوالو کریں، اپنے سوشل کمیونٹی کو انوالو کریں. یہ ساری چیزیں بیچ میں آ کے آپ کے کیس کو مضبوط بنائیں گے، اسٹرانگ سے اسٹرانگ بنائیں گے، اور پھر جا کے کیس آپ کا ہو سکتا ہے. اگر آپ کو ابھی تک 3 دفعہ ریفیوز کیا گیا یہ کیا کہ آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہ رہی ہیں، اٹس نائدر ہیئر نور دیر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مین چیز کیا ہونی چاہیے؟ آپ کے بچے ساتھ ہیں، آپ کے بچے یہاں پہ رہ رہے ہیں. اگر آپ نے ان کو پروف کر دیا کہ جی آپ کے بچے کنٹینیوسلی یہاں پہ رہ رہے ہیں تو زیادہ اسٹرانگ کیس اس بیس پہ بنتا ہے، کسی اور بیس پہ نہیں. اوکے جی. سو کہنے کا مقصد آپ کو یہی ہے، آپ کی اپلیکیشن بالکل ہو سکتی ہے، آپ کا کیس بالکل ہو سکتا ہے، پرووائڈیڈ اس کو پراپرلی آپ فائٹ کریں. ڈسکریج نہیں ہونا، چاہے انہوں نے 3 دفعہ ریفیوز کیا، دوبارہ اپلیکیشن کریں، دوبارہ فائٹ کریں اس کو. اب تو یہ جو کیس آیا ہے یہ بہت اچھا کیس ہے جس کے اوپر آپ فائٹ کر سکتے ہیں. زیڈ تنزانیہ پہلے آیا چکا ہوا ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں، اب اس کے ساتھ یہ 18 اظہار جو آ گیا، دس از اے ویری انپورٹنٹ کیس. اوکے ناظرین، بریک کا ٹائم ہو رہا ہے. میں جانتا ہوں میں نے صرف ابھی ایک ہی کال لی ہے، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آج کے شو میں جو میں نے اپڈیٹس ڈسکس کیے ہیں وہ اس قابل تھے کہ اس پہ ٹائم لگایا جائے. اینی وے، بریک کے بعد واپس آ کے اپنے سوال جواب کا سلسلہ جاری رکھیں گے. میں کوشش کروں گا زیادہ سے زیادہ سوال لوں. اس کے بعد ملتے ہیں بریک کے بعد.